हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रूप सिंह परिहार। अध्याय 5, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। ब्रिटिश विजय संयोगवश या उद्देश्यपूर्ण। ऐतिहासिक शक्तियों एवं कारकों की समीक्षा करने जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उसकी सफलता का नेतृत्व किया के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं और ब्रिटेन की वैश्विक साम्राज्यवादी व्यवस्था में भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा जाए और इसका विश्लेषण किया जाए। इतिहासकार इस मूलभूत प्रश्न पर बहस करते हैं कि क्या ब्रिटिश की भारत विजय संयोगवश थी या इरादतन थी। जॉन सीले के नेतृत्व वाला समूह ब्रिटिश की भारत विजय को गैर इरादतन और संयोगवश मानता है। यह कहता है कि ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और क्षेत्र पर कब्जा करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। वे न चाहते हुए भी भारतीयों द्वारा स्वयं उत्पन्न किए राजनीतिक संकट में फंस गए थे और भारतीय भू क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। दूसरी ओर इतिहासकारों का एक समूह इस बात से सहमत नहीं है और मानता है कि अंग्रेज भारत में एक व्यापक एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हेतु आए थे। उन्होंने इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति एवं योजना बनाई और धीरे धीरे साल दर साल इस पर काम किया। शायद शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने गैर इरादतन रूप से क्षेत्रों को हासिल किया, लेकिन बाद में भारत भेजे जाने वाले अंग्रेज राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों में क्षेत्रों पर कब्जा करने और एक साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा की। जूडिथ ब्राउन के अनुसार अंग्रेजों के अपने राजनीतिक प्रभाव को विस्तृत करने के निर्णय के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। अविलंब लाभ, प्रशासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, लालच और यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रभाव कुछ ऐसे कारक थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को उनका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रवृत्त किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता था कि 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक एवं राजनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक क्षेत्रीय विस्तार के चरण का आरंभ किया था और उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेजों की भारत विजय को इस वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम के एक हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है। ब्रिटिश काल की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत वास्तव में चौराहे पर खड़ा था। इस समय विभिन्न ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थीं, जिसके परिणामस्वरूप देश एक नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 1740 का वर्ष मानते हैं, जब भारत में सर्वोच्चता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई। कुछ इसे 1757 का वर्ष मानते हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पलासी में परास्त किया, जबकि अन्य से 1761 का वर्ष मानते हैं, जब पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त किया। हालांकि ये सभी काल क्रमागत सीमांकन कुछ हद तक मनमाने या स्वच्छंद हो सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक रूपांतरण जो लगभग इस समय शुरू हुआ को पूरा होने में लगभग 80 वर्षों का समय लगा। यह भारतीय इतिहास में ऐसा समय था जब विभिन्न घटनाक्रम घटित हो रहे थे। यह उस समय स्वाभाविक नहीं था, जैसा आज प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, मराठा राज स्थितियों से उभर नहीं पाया और कि ब्रिटिश सर्वोच्चता को टाला नहीं जा सका। फिर भी परिस्थितियां जिनके अंतर्गत ब्रिटिश को सफलता प्राप्त हुई थी स्पष्ट नहीं थी और उनके अंग्रेजों द्वारा सामना किए गए कुछ गतिरोध गंभीर प्रकृति के नहीं थे। यह वह विरोधाभास है जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की सफलता के कारणों को विचारणीय महत्व का विषय बना देता है। ब्रिटिश सफलता के कारण। ब्रिटिश सफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए B.L. ग्रूवर कहते हैं कि लगभग एक शताब्दी तक जब देश के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर थी, उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को झेला, जिसमें से अंत में भी विजयी होकर निकले। इस सफलता के कारणों में निम्नलिखित हैं। उत्कृष्ट हथियार। अंग्रेज अस्त्रों, सैन्य युक्तियों एवं रणनीति में सर्वोत्कृष्ट थे। 18वीं शताब्दी में भारतीय शक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आग्नेय अस्त्र बेहद धीमे एवं भारी थे और जिन्हें अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यूरोपीय बंदूकों एवं तोपों ने गति एवं दूरी दोनों ही लिहाज से बाहर कर दिया था। यूरोपीय पैदल सेना भारतीय अश्वारोही सेना की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से प्रहार कर सकती थी। यह है कि कई भारतीय शासकों, जिसमें निजाम भी शामिल है,
ने यूरोपीय हथियारों का आयात किया और यूरोपीय हथियारों को चलाने में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों की सेवाएं लीं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय सैन्य अधिकारी एवं प्रशासक नौसिखिए के स्तर से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए और अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके प्रशिक्षित सैनिकों की जरा भी बराबरी नहीं कर सके। सैन्य अनुशासन। अंग्रेजों के सैन्य अनुशासन को उनकी सफलता का मुख्य कारण माना जाता है। वेतन के नियमित भुगतान की व्यवस्था और अनुशासन की कड़ी व्यवस्था ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से कंपनी ने अधिकारियों एवं सैनिकों की सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित किया। अधिकतर भारतीय शासकों के पास सेना के वेतन के नियमित भुगतान के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मराठाओं ने राजस्व एकत्रित करने के लिए अपने सैन्य अभियानों को रोक दिया ताकि सैनिकों को वेतन का भुगतान किया जा सके। भारतीय शासक निजी परिवारजनों या किराए के सैनिकों की भीड़ पर निर्भर थे जो अनुशासन के प्रति जवाबदेह नहीं थे और जो विद्रोही हो सकते थे या जब स्थिति ठीक ना हो तो विरोधी खेमे में जा सकते थे। असैनिक अनुशासन। कंपनी के अधिकारियों एवं सैनिकों का असैनिक अनुशासन एक अन्य कारक था। उन्हें उनकी विश्वसनीयता एवं कौशल न कि वंशागत या जाति और कुल के आधार पर कार्य सौंपे जाते थे। वे स्वयं कड़े अनुशासन के अधीन थे और उद्देश्यों के प्रति जागरूक थे। इसके विपरीत भारतीय प्रशासक और सैन्य अधिकारी अक्सर गुणों एवं योग्यता की उपेक्षा करते हुए जाति एवं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनकी क्षमता संदेहजनक थी और वे प्रायः अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के चलते विद्रोही एवं विश्वासघाती हो जाते थे। मेधावी नेतृत्व। प्रतिभाशाली नेतृत्व ने अंग्रेजों को एक अन्य लाभ प्रदान किया। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिंस्टन, मुनरो, मार्क्यूस, डलहौजी इत्यादि ने नेतृत्व के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों को सर आयरकूट, लॉर्ड लेक और आर्थर बेलेजली जैसे द्वितीय श्रेणी के नेताओं का भी लाभ प्राप्त हुआ जिन्होंने नेतृत्व पाने के लिए संघर्ष नहीं किया अपितु अपने देश की प्रतिष्ठा के लिए काम किया। भारत की तरफ भी हैदर अली, टीपू सुल्तान, चिनकलिच खान, माधवराव सिंधिया और यशवंत राव होलकर जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्व था, लेकिन उनके साथ प्रायः द्वितीय पंक्ति के प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव रहा। सबसे बुरी बात थी भारतीय नेतृत्व एक दूसरे के खिलाफ युद्धरत रहते थे। जिस प्रकार वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे उनके अतिरिक्त भी निजी या राजवंशीय उन्नयन के लिए लड़ते थे। भारत की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष या युद्ध भावना की अभिप्रेरणा उनमें नहीं थी। वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज वित्तीय रूप से मजबूत थे क्योंकि कंपनी ने कभी भी व्यापार एवं वाणिज्य के कोण को धूमिल नहीं होने दिया। कंपनी की आय इतनी पर्याप्त थी कि उसने न केवल अपने अंशकारियों को अच्छा लाभांश प्रदान किया अपितु भारत में अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों का वित्तीयन भी किया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड शेष विश्व के साथ अपने व्यापार से भी अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था। धन, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के रूप में संसाधनों की एक बड़ी राशि अंग्रेजों को जरूरत के समय उपलब्ध थी, जिसका श्रेय उनकी समुद्री शक्ति के रूप में सर्वोच्चता को भी जाता है। राष्ट्रवादी अभियान। इन सबसे ऊपर आर्थिक रूप से अग्रसर ब्रिटिश लोग भौतिक उन्नयन में विश्वास करते थे और अपने राष्ट्रीय गौरव पर अभिमान करते थे, जबकि कमजोर, विभाजित, स्वार्थी भारतीय अज्ञानता एवं धार्मिक पिछड़ेपन में डूबे हुए थे और उनमें अखंड राजनीतिक राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। भारतीयों के बीच एक सांसारिक या भौतिकवादी दृष्टि का अभाव भी अंग्रेजी कंपनी की सफलता का कारण था। अंग्रेजों की बंगाल विजय। ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल। मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान आदि का निर्यात होता था। प्रारंभिक 18वीं सदी में ब्रिटेन को एशिया से होने वाले आयात का 60% सामान बंगाल से ही जाता था।
बंगाल की व्यापारिक क्षमताएं ही अंग्रेजों के द्वारा इस प्रदेश में ली जाने वाली रुचि का स्वाभाविक कारण थी। वर्ष 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और मृत्यु पर्यंत 1727 ईस्वी तक बंगाल की बागडोर संभाले रहा। इसके बाद उसके दामाद शुजा ने 14 वर्ष तक बंगाल पर शासन किया। इसके बाद एक वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शिद कुली खां के अयोग्य बेटे के हाथ में आ गया, लेकिन शीघ्र ही अलीवर्दी खां ने उसका तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और 1756 तक बंगाल पर शासन किया। ये तीनों ही शासक बड़े समृद्ध और सबल थे। इसके शासनकाल में बंगाल बंगाल अत्यधिक समृद्ध हो गया। बंगाल में इस समृद्धि के कई अन्य कारण भी थे, जैसे एक ओर जहां शेष भारत सीमावर्ती युद्धों, मराठा आक्रमणों और जाट विद्रोहों से ग्रस्त था और उत्तरी भारत नादर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से विनष्ट हो चुका था, वही बंगाल में कुल मिलाकर शांति बनी रही। इस काल में बंगाल में विदेशी व्यापार की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1706 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक बंगाल ने अपने निर्यात के द्वारा लगभग 6.5 करोड़ रुपए की चांदी अर्जित की और लगभग 2.3 करोड़ रुपए के सौदे किए। कलकत्ता की आबादी 1706 में 15,000 थी, जो 1750 में बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई और ढाका तथा मुर्शिदाबाद की घनी आबादी वाली नगर बन गई। लेकिन समृद्धि की इस जगमगाहट के पीछे की दशा इतनी अधिक निराशाजनक और नाजुक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्धि कच्ची ईंटों की दीवार की भांति है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भरभराकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। अंग्रेजी कंपनी को विशेषाधिकार देने से बंगाल प्रांत का प्रशासन बेहद नाराज था, क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को बड़ी हानि उठानी पड़ रही थी। इसलिए अंग्रेजी व्यापारिक हितों एवं बंगाल सरकार के बीच यह मतभेद का मुख्य कारण बना। 1707 और 1765 की अल्पावधि के बीच शक्ति का हस्तांतरण धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को होने लगा, जैसा कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को 2 निर्णायक युद्धों में परास्त किया। सिराजुद्दौला और अंग्रेज। 1740 ईस्वी में सरफराज खां को अवधस्त कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। यह योग्य शासक था, पर उसका पूरा शासनकाल मराठों के से युद्ध में ही गुजर गया। 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार के लिए कोई पुत्र न होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के परिवार से किसी को नवाब बनना था। विवाद हुआ, षड्यंत्र हुए, अंततः सिराजुद्दौला छोटी बेटी का लड़का नवाब बना। बड़ी बेटी घसीटी बेगम, राजभल्लभ और अन्य बेटी के पुत्र शौकत जंग की शत्रुता का सामना तो सिराज को करना ही पड़ा। इधर कंपनी की उद्दंडता भी बहुत बढ़ गई थी। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संक्षिप्त 8 वर्षों के समय के दौरान बंगाल में 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर कजाफिर और मीर कासम ने शासन किया। सिराज के शत्रु। सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना अविवेकी था कि राज्य की उन समस्याओं का सामना ही नहीं कर सकता था जिनके समाधान के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने किया। नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीचंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर एवं कुछ अन्य लोगों का एक शक्तिशाली गुट था और उन्होंने भी सिराज के उत्तराधिकार का विरोध किया। मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए पूर्णिया की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के अवज्ञाकारी और उद्दंड व्यवहार का पता चला तो राजमहल से ही वापस लौट आया। उसने कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली ढंग से सैनिक अभियान किया। शौकत जंग पराजित हुआ और अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में मारा गया। सिराज के सौभाग्य का सितारा अब अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर उसकी नियुक्ति का अनुमोदनकारी शाही मुगल फरमान प्राप्त हुआ। अंग्रेजों के साथ शत्रुता के कारण तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य विवाद और विच्छेद का वास्तविक कारण अंग्रेजों द्वारा बंगाल में
अपनी अपनी स्थिति एवं प्रभाव को सुदृढ़ करने से संबंधित उनके प्रयास थे। अंग्रेजों ने स्वराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर दी, राजवल्लभ के पुत्र को अपने किले में शरण दे दी। दस्तक का तो वे दुरुपयोग कर ही रहे थे, अपने क्षेत्र में वे बंगाल की संप्रभुता के विरुद्ध भारतीय वस्तुओं पर भारी महसूल वसूल रहे थे। स्वराज ने अंग्रेजों से इन सब के लिए विरोध जताया, परंतु अंग्रेज जो कि दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अपनी सफलता से उत्साहित थे, स्वराज के आदेश से विचलित नहीं हुए। अस्तु स्वराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, पहले कासिम बाजार पर और फिर 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण ली। इसी किले की एक कोठरी में कई अंग्रेजों को कैद बनाकर बंद कर दिया गया, जिससे कई अंग्रेज मारे गए। काल कोठरी के जिंदा निकले अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने मुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से अप्रसन्न रहने का एक कारण यह भी था कि न्यायदंड के भय से भागे राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। सिराजुद्दौला की जवाबी कार्रवाई से अंग्रेज कलकत्ता से भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंचे। जब बंगाल से अंग्रेजों के निष्कासन की खबर मद्रास पहुंची, तो वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को कंपनी की सहायता हेतु बंगाल की ओर भेजा गया। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 ईस्वी में फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और मार्च 1757 ईस्वी में चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर भी अपना अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अब अल्पवयस्क होने के कारण इन परिस्थितियों से अच्छी तरह निपट नहीं सका और उसने अंग्रेजों से अलीनगर की संधि भी कर ली। अंग्रेजों ने इस संधि की अवहेलना की और 12 जून को षड्यंत्र पूर्वक दरबारियों से मिलकर क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों का मार्ग रोकने के लिए सेना एकत्रित की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से मिल चुके थे। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ। इस प्रकार सिराजुद्दौला के शासनकाल में कुछ निश्चित कारणों ने अंग्रेजों और उनके बीच रिश्तों को तनावपूर्ण कर दिया, जो निम्न है। नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी। कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारों का इसके अधिकारियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया गया। कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह नवाब की इच्छा के विरुद्ध विशाल सरकारी धन को लेकर भाग गया। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के साथ नाराज था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में चिंतित हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को संदेह हुआ कि सिराज बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारों में कटौती कर देगा। अंग्रेजों के कलकत्ता किले पर सिराज के आक्रमण ने खुले संघर्ष को तीव्र कर दिया। अलीनगर की संधि। यह संधि प्लासी युद्ध के पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 में को हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता का पुनः अधिकार कर लेने के बाद यह संधि की गई थी। इस संधि के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच सहमति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार की सुविधाएं फिर से दे दी गई। कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेजों की जो क्षति हुई, उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा। दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि के शीघ्र बाद ही क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण करके उस पर भी अधिकार कर लिया। इस संधि का महत्व इसलिए भी है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए तत्कालिक कारण के रूप में अलीनगर की संधि के उल्लंघन को ही मुद्दा बनाया था। प्लासी का युद्ध। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई। सिराजुद्दौला की सेना की संख्या लगभग 50,000 थी तथा अंग्रेजों की सेना की संख्या मात्र 3200 थी। परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल होने के कारण सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि उसके बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफर तथा दुर्लभ राय विश्वासघात कर रहे हैं, तो वह अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। युद्ध क्षेत्र से भागकर सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ पटना भाग गया। कुछ समय पश्चात मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार अंग्रेजों का षड्यंत्र सफल रहा। मीर जाफर एवं मीर कासिम तथा अंग्रेज। मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का पद देने का वादा किया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। कंपनी को नवाब ने अपनी कृतज्ञता के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई। ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर भी कर से मुक्ति मिल गई। ये सारी बातें तो सार्वजनिक रूप में हुई। मीर जाफर को अपने अंग्रेज मित्रों के द्वारा किए गए समर्थन के लिए भारी रकम अदा करनी पड़ी, परंतु मुर्शिदाबाद के सरकारी कोष में क्लाइव और उसके अन्य साथियों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन न था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने एवं हर्जाने के रूप में लगभग 17,50,000 रुपए अदा किए। मीर जाफर जैसे ही सत्तासीन हुआ, उसने तुरंत निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना किया। मिदनापुर की राजा राम सिन्हा तथा पूर्णिया के अली खां जैसे जमींदारों ने उसे अपना शासक मानने से इनकार कर दिया। उसको अपने कुछ अधिकारियों, विशेषकर दुर्लभ राय की वफादारी पर संदेह था। उसे विश्वास था कि दुर्लभ राय ने जमींदारों को उसके विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था, परंतु दुर्लभ राय क्लाइव की शरण में था, इसलिए वह उसको छू भी न सका। मुगल बादशाह का पुत्र, जो बाद में शाह आलम के नाम से जाना गया, ने बंगाल के सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयास किया। अंग्रेजी कंपनी का ऐसा विचार था कि मीर जाफर डच कंपनी के सहयोग से बंगाल में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव में कटौती करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच जाफर के पुत्र मीरान की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर फिर एक विवाद पैदा हो गया। मीरान के पुत्र और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के बीच इसके लिए संघर्ष हुआ और कलकत्ता के नए गवर्नर वॉनसीटॉर्ट ने मीर कासिम का पक्ष लिया। वॉनसीटॉर्ट के साथ एक गुप्त समझौते के द्वारा मीर कासिम कंपनी को आवश्यक धन अदा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुआ कि यदि वे बंगाल के नवाब के लिए उसके दावे का समर्थन करें। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था तथा अंग्रेजों की चाल भलीभांति समझता था। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ उसने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना के कौशल तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें भी सुधार किया। कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी को बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में हस्तांतरित कर दिया। फिर उसने व्यापार में कंपनी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए। उसने शाही फरमान के वैयक्तिक उपयोग पर कड़ी आपत्ति की। 1762 ईस्वी के अंत में मुंगेर में अंग्रेज प्रतिनिधि वॉनसीटॉर्ट ने मीर कासिम से संधि की। उसमें अंग्रेजों से ली जाने वाली चुंगी की राशि 9% रखी गई, पर कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। मुक्त व्यापार भी अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। मीर कासिम जब इस बात से अवगत हुआ, तब उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस कदम को अपने लिए अपमानजनक माना। 9 जुलाई 1763 को वर्धमान
के निकट कहवा में 2 अगस्त 1763 को मुर्शिदाबाद जिले में गिरिया में तथा 4-5 सितंबर 1763 को राजकमल के निकट उद्दोनला में अंग्रेजों के हाथों पराजित होने के बाद मीर कासिम मुंगेर की तरफ भागा और तदुपरांत पटना की ओर। मीर कासिम अंग्रेजों से बंगाल को हासिल करने के विचार से अवध की ओर भागा और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की। बक्सर का युद्ध 1764। अवध आकर मीर कासिम ने वहां के नवाब शुजा-उद-दौला और शरणार्थी मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाया। शीघ्र ही शक्ति परीक्षण भी हो गया। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में युद्ध प्लासी की तर्ज पर नहीं बल्कि तैयारी और अपनी अपनी क्षमता के साथ हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उसके अभियानों के अनुभव काम आए। बांडीबास में 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को करारी मात दे दी थी। मीर कासिम का संघ बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध में उत्तर भारत की प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया और मुगल शक्ति की बची हुई साख भी धूलि में मिल गई। युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर लौटा। उसने बक्सर युद्ध के समझौते के मसौदे तैयार किए। मुगल शहंशाह से बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, परंतु क्लाइव के आने से पहले मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। फरवरी 1765 ईस्वी और उसके बेटे नजीम उद-दौला को अंग्रेजों ने नवाब की गद्दी पर बिठाकर उसके साथ संधि कर ली थी। नवाब की सेना प्राय भंग ही कर दी गई थी और बंगाल में एक नायब सूबेदार का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कंपनी द्वारा होनी थी। मोहम्मद रजा खां बंगाल का पहला और अंतिम नायब सूबेदार बना। इलाहाबाद की संधि 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया। उसने स्वयं को अपूर्ण कार्य को पूरा करने हेतु अर्थात वह अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। उसने 1765 में 2 संधियां, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में की। अवध के साथ संधि। नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई संधि के अंतर्गत नवाब इलाहाबाद एवं कोरा शाह आलम द्वितीय को देने, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने, बलवंत सिंह बनारस का जमींदार को उसकी एस्टेट्स का पूर्ण अधिकार देने और जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुए। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया। कंपनी उसकी सीमाओं को रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने पर भी राजी हुई। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि के अंतर्गत निम्न निर्णय लिए गए। शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया था। इलाहाबाद और कारा नवाब द्वारा दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिए गए। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया। अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार और बंगाल के राजस्व या वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। मुगल शासक ऊपरी लिखित प्रांतों में निजामत, प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत हुआ। सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथों में था, लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाबों की सैनिक शक्ति वास्तव में मृत प्राय हो गई थी। कंपनी को दीवानी मिल जाने के बाद नवाबों की शक्ति पूर्णतः समाप्त हो गई। प्लासी एवं बक्सर के युद्धों का महत्व। अंग्रेजों ने प्लासी 1757 और बक्सर 1765 के दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके बंगाल में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका अपना कुछ निश्चित महत्व था। प्लासी युद्ध का महत्व।
प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ। अंग्रेजों के इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो। बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन करना पड़ा नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भरता और कंपनी ने बंगाल के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमजोर किया। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारादारी को स्थापित कर लिया। बक्सर युद्ध का महत्व। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था और इसकी चरम परिणति बक्सर की युद्ध में हुई। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल नवाब के भाग के सूर्य को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ। मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया। यह संघ अंग्रेजों के सम्मुख असफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उनके विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग दृढ़ कर दिया। इस प्रकार प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों का और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी कायम करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती यह व्यापारिक रुचि थी, जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष ने जन्म लिया। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की। विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित किया। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो हमारा अध्याय नंबर 5 है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, अभी हम इसके पार्ट 2 लाएंगे। तो जब तक के लिए बने रहिएगा। आपकी सुविधा की दृष्टि से ये जो वीडियोज हैं, ये जो सीरीज है 30-30 मिनट की रहेगी, मतलब आधा घंटे की रहेगी।